नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मेरी कहानी सुनो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मेरे द्वारा लिखा गया नोवेल तीसरी शादी लेकर आई हूँ, जिसमें एक कस्बे की सरदारनी की कहानी है। ये उपन्यास आपको प्रतिलिपि पर और पॉकेट एफएम पर पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके कॉपीराइट्स मेरे पास सुरक्षित हैं। इसे किसी भी प्रकार से कॉपी करने का जोखिम आप ना उठाएं। छोटा नागपुर के पहाड़ी सौंदर्य के बीच कल कल कर बहती नदी किनारे बसी है कोरवा जनजाति। प्रकृति की रमणीय छटा चारों ओर बिखरी है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं और इसी जीवन को अपना आधार बनाते कोरवा जनजाति बेहद ही शांत स्वभाव की है। कोरवा जनजाति की सामाजिक संरचना का प्रधान कबीले का सरदार होता है। सावन के मौसम में चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है और ये महीना हर्ष उल्लास व त्योहारों का महीना होता है। इसके बाद आता है भादों का महीना, जिसमें कुंवारी कन्याओं द्वारा जंगल से करम डाल लाकर उसे आंगन में गाड़कर उसकी पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं साज श्रृंगार कर पूजा करती हैं। सारी रात नृत्य गान होता है और सुबह सूर्योदय के पहले उस करम डाल को नदी किनारे ले जाकर नदी की पूजा कर दीपदान कर उस करम डाल को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। इसे कर्मा पूजा कहते हैं। कोरवा जनजाति के कबीले में इसी पूजा का आयोजन हो रहा है। समस्त कबीलेवासी रात के समय नाच गान देखने सरदार के आंगन में एकत्रित होते हैं, जहां कुंवारी कन्याएं मंत्रमुग्ध हो अपने नाच गान का प्रदर्शन करती हैं। शाम से ही कबीले में बड़ी हलचल है कर्मा पूजा को लेकर। सरदार की इकलौती लड़की नंदिनी सारे कार्यक्रम की आयोजक है। इसी साल 16 की हुई नंदिनी को इस पूजा और नाच गान में बहुत रुचि है। नंदिनी बड़ी बड़ी आँखें, दुबली पतली काया और लंबे काले बालों व गौण बड़ों वाली एक सीधी सादी लड़की है। आवाज़ बेहद ही सुरीली, नाक नक्श बेहद ही तीखे, जो एक बार देखे बस देखता ही रह जाए। सारे कबीले की शान और सरदार का मान है नंदिनी। नृत्य गान में भी निपुण, सारे कबीले की लड़कियों को कर्मा पूजा के दिन प्रस्तुति देने के लिए 4 माह पहले से ही तैयार करती। लेकिन उस दिन का आकर्षण हमेशा नंदिनी ही रहती। रात भर नृत्य गान की प्रस्तुति के बाद जैसे ही प्रकाश ने अंधेरे को चीर अपनी जगह बनानी शुरू की, वैसे ही सभी नदी किनारे कर्मा डाल लेकर उसका विसर्जन करने हेतु जाने लगे। अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ था, इसलिए सभी झुंड बना मसालों की रोशनी में एक दूसरे का सहारा बन नदी किनारे पहुंच गए। आज नंदिनी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। हल्का गुलाबी रंग उसके ऊपर बहुत फब रहा था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी में उसका रूप सौंदर्य देखते ही बनता था। नदी किनारे पहुंचते ही सारी कुंवारी कन्याएं आगे आ गईं और नदी की पूजा कर दीपदान करने लगीं। दीपदान करते हुए नंदिनी थोड़ा आगे चली गई। थोड़ी देर बाद नंदिनी घबराई हुई कबीले की ओर भागी और अपने पिताजी को जोर जोर से आवाज़ देने लगी। पिताजी, पिताजी, जल्दी आइए। पिताजी, कहाँ हैं आप? नंदिनी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर जल्द ही पूरा कबीला वहाँ इकट्ठा हो जाता है। क्या हुआ नंदिनी बिटिया, ऐसी घबराई हुई क्यों हो? क्यों चिल्ला रही हो? कोई जंगली जानवर देख लिया क्या? रामू काका ने नंदिनी से पूछा। इस पर हाँफती हुई नंदिनी नदी की ओर इशारा कर बोलने की कोशिश करती है। काका, काका,
वो लड़का नदी किनारे, वो लड़का। सांस ले लो बिटिया, पहले पानी पी लो, शांत हो जाओ, फिर बताओ क्या हुआ है। कौन सा लड़का? क्या बोल रही हो? किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ा क्या? तुम्हारा दुपट्टा फटा हुआ क्यों है? नंदिनी के पिताजी ने आगे बढ़कर नंदिनी के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा। छोटी सी नंदिनी अपने पिताजी की बाहों में दुबक गई और शांत होकर बोली, पिताजी, वो नदी किनारे वहाँ एक लड़का बेहोश पड़ा है, उसके सिर से खून निकल रहा है। मैंने अपना दुपट्टा फाड़कर उसके सिर पर पट्टी बांधी। यह सुनकर सरदार जी मुस्कुरा दिए। मेरी बहादुर बच्ची, इतना कहकर उन्होंने नंदिनी को गले से लगा लिया। फिर कबीले के 2 लोगों को नदी के उस ओर भेजा। जाओ देखो, उस लड़के को ले आओ और कोई जाकर वैद्य जी को बुला लाओ। तभी उन्हें किसी पुरुष के कराहने की आवाज़ आई। आवाज़ की ओर ध्यान जाते ही सरदार ने कुछ लोगों को मसाल ले वहाँ जाने को कहा। 4 पुरुष उस ओर गए जहाँ से कराहने की आवाज़ आ रही थी। उन्हें वहाँ एक युवक पड़ा दिखा। उसे बहुत चोट आई थी, सिर से अब भी थोड़ा खून निकल रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि नदी उसे बहाकर लाई हो। वेशभूषा से वह शहर का युवक लग रहा था। वे 4 पुरुष जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि युवक ने कराहना बंद कर दिया है और उसकी आंखें भी बंद हैं। एक पुरुष ने उसके पास जाकर उसका परिचय पूछा। जब उस युवक ने कोई जवाब नहीं दिया, तब मृत्यु की आशंका से ग्रसित हो उस पुरुष ने युवक की नब्ज टटोली। नब्ज चल रही थी, मतलब युवक मरा नहीं था, बेहोश था। यह देख उसने अन्य पुरुषों को आवाज़ देकर बुलाया और चारों पुरुष उस युवक को उठाकर सबके पास ले आए। सब उस युवक को देखने के लिए एकत्रित हो गए और कौतूहलवश उसे देखने लगे। युवक लंबा चौड़ा, सुंदर मुखाकृति वाला, गौड़ वर्ण का बाका नौजवान था। उसकी सफ़ेद कलर की शर्ट कीचड़ से मटमैली हो गई थी। काले कलर की पैंट पहने, स्टाइलिश जूते पहने वह शहर का कोई अमीर ज़्यादा लग रहा था। सारी भीड़ उस युवक को देख आपस में बातें करने में मशगूल थी। तभी नंदिनी की नज़र उसके सिर से बहते खून पर पड़ी। खून दुपट्टा बांधने की वजह से कम हो गया था। नंदिनी ने भीड़ पर नाराज़गी दिखाते हुए कुछ पुरुषों को उसे अपने घर पर ले चलने के लिए कहा और स्वयं उनके आगे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए चलने लगी और उन पुरुषों को भी तेज चलने के लिए कहने लगी। नंदिनी उस युवक से बिल्कुल ही अनजान थी। वह ये सब अपने भावुक व नरम दिल हृदय से विवश होकर रही थी। घर पहुंचकर नंदिनी ने अपनी माँ सरदारनी शारदा को सारी बात बताई, जिसे सुन सरदारनी मन ही मन प्रसन्न हुई अपनी बेटी की करनी पर। सरदार ने एक लड़के को वैद्य को लेने भेजा था। अब बाकी को उस युवक के कपड़े बदलकर उसे कमरे में लिटाने को कहा। तब तक सवेरा हो चुका था। जब वैद्य को पता चला कि सरदार ने बुलावा भेजा है, तो वैद्य तुरंत दौड़े दौड़े चले आए। रास्ते में जो लड़का वैद्य को बुलाने गया था, उसने वैद्य को सारी बात बता दी। सरदार के घर पहुंचते ही वैद्य सीधे उस युवक का इलाज करने हेतु उस कमरे में गए। वैद्य को आता देख नंदिनी व उसकी माँ भी वैद्य के पीछे पीछे उस कमरे में पहुंच गईं। सरदार व बाकी के लोग पहले ही वहाँ थे। वैद्य के इलाज से खून बहना बंद हो गया। वैद्य ने सरदार से कहा, जैसे ही युवक को होश आए उसे खाना खिला दे, ये दवा दे देना। और फिर नंदिनी की तारीफ करते हुए उसे आशीर्वाद देकर घर चले गए। रात्रि जागरण के कारण सभी थके हुए थे,
इसलिए आराम करने के लिए चले गए। सरदार ने नंदिनी व उसकी माँ को विश्राम करने हेतु भेज दिया और स्वयं उस युवक के होश में आने का इंतजार कर वहीं ठहर गए। युवक को करीब 2 घंटे बाद होश आया तो उसने सरदार से पूछा, आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? सरदार ने उसे अपना परिचय दिया और उसे बताया कि वह उनके घर में है तथा वह उन्हें नदी किनारे बेहोश मिला था। फिर सरदार ने युवक से उसका परिचय मांगा और पूछा कि उसकी यह हालत कैसे हुई। सरदार का प्रश्न सुन युवक गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद चीख कर बोला, मैं कौन हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं अपने दिमाग पर कितना जोर दे रहा हूँ। मैं कौन हूँ? नदी में कैसे यहाँ तक पहुँचा? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? और यह कहते हुए वह युवक रोने लगा। यह देख सरदार ने उसे चुप कराया। उस युवक की आवाज़ नंदिनी के कानों तक गई तो वह सीधे रसोई घर में जाकर उस युवक के लिए खाना, जो पकवान कर्मा पूजा में बने हुए थे, ले आई। सरदार ने युवक को खाने के लिए खाना पानी देकर नंदिनी को सारी बात बताई और नंदिनी को वैद्य को बुलाने के लिए भेज दिया। नंदिनी जब वैद्य को लेकर घर पहुंचती है तो देखती है वह युवक सो चुका है। सरदार वैद्य को बताते हैं कि उसको होश आया था पर उसे अपने जीवन के बारे में कुछ याद नहीं है। अपना नाम तक नहीं बता पाया वह, उसे अपना नाम तक याद नहीं है शायद। वैद्य ने सरदार से कहा कि उस युवक के सिर में चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। सरदार ने पूछा, अब क्या होगा? हमें उस युवक के बारे में कौन बताएगा? वह कहाँ से आया है और कौन है? आप उसका अच्छे से इलाज करिए और उसकी याददाश्त वापस लाइए ताकि वह अपने घर जा सके। उसके घर वाले उसके लिए कितने परेशान हो रहे होंगे मैं जानता हूँ, पर मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, वैद्य ने कहा। अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि इस युवक की याददाश्त कब तक वापस आएगी। वैसे आप लोग इसे अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मत पूछिए, क्योंकि इससे उसके सिर की नसों के फटने का खतरा है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये सुन सरदार और नंदिनी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नंदिनी ने कहा, तब इसका क्या होगा? कहाँ रहेगा? क्या करेगा? और इसे किस नाम से पुकारा जाएगा? यह सुन वैद्य ने कहा, जब तक यह पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाता, मतलब जब तक मैं इसका इलाज करूँगा, इसको यहीं रुकना होगा। उसके बाद उसकी बाप की मर्जी। और नाम का क्या है? जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती, तब तक के लिए हम इसे कुछ नाम दे देते हैं। सरदार कुछ सोच विचार करते हुए धीमे स्वर में बोले, हाँ, यही करना होगा और कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। वैद्य नंदिनी की ओर मुखातिब होते हुए बोले, तो बताओ नंदिनी बेटा, इन महाशय को क्या नाम देना चाहोगी तुम? क्योंकि इन्हें जीवन दान भी तुम्हारे कारण मिला है, तो नामकरण भी तुम ही कर दो। नंदिनी उस युवक की ओर देखते हुए कहती है, इन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, इसलिए इनका नाम हम विजय ही रख देते हैं। क्यों बाबा? सरदार ने चुपचाप हाँ में सिर हिला अपनी सहमति जता दी। वैद्य ने कुछ और दवाइयाँ नंदिनी को देकर उनके देने का समय बताकर अपना सामान समेट जाने लगे और जाते हुए सरदार से कह गए, इन सज्जन को ज़्यादा समय अकेले मत रहने देना, क्योंकि अगर यह अकेले रहेंगे तो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में याद करने की कोशिश करते रहेंगे, जो कि इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए कोशिश करिएगा कि कोई न कोई व्यक्ति इनके आसपास बना रहे, जिससे इन्हें अकेलापन महसूस ना हो और अपने पिछले जीवन के बारे में सोचने का समय ही ना मिले।
सरदार ने वैद्य को आश्वस्त किया कि उन्होंने जो कहा है वह उसका ध्यान रखेंगे, और ऐसा कहते हुए सरदार वैद्य को बाहर तक छोड़कर वापस आए। उस युवक को अब नया नाम मिला था। साथ ही सरदार व कबीले के अन्य लोगों ने उसका बहुत ध्यान रखा था, और कबीले की एकता व निस्वार्थ प्रेम भावना से प्रभावित होकर विजय भी अब उन सब के बीच घुल मिल गया था। उसके स्वस्थ होने के बाद सरदार ने उससे पूछा कि वह कहाँ जाना, कहाँ रहना व क्या करना चाहता है। विजय ने अपने जवाब में सरदार को ही सारे निर्णय लेने को कहा, और वह उनके निर्णय को सिरोधार करेगा, ऐसा आश्वासन दिया, जिससे कबीले में विजय की एक अच्छी छवि बन गई। विजय जब तक सरदार के घर पर रहा तब तक नंदिनी ने उसका बहुत ध्यान रखा, और जैसा कि वैद्य ने विजय को अकेला न छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए नंदिनी उसके इर्द गिर्द ही मंडराती रही और अपनी मीठी मीठी बातों से उसका मनोरंजन करती रही। नंदिनी विजय को कबीले के लोगों, विचारों, रहन सहन, मान्यता, रीति रिवाज, देवी देवता, खान पान, त्योहारों सब के बारे में बताया करती थी, और इन सब बातों को विजय ध्यान से सुनता था। उसकी इन सब बातों में गहरी रुचि थी। विजय का उसके कबीले में इतनी रुचि लेना नंदिनी को कहीं न कहीं स्वयं में रुचि लेने लगने लगा। विजय के स्वस्थ होने के पश्चात सरदार ने उसे नदी किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने को कह दिया, और अपने कामों में हाथ बटाने का काम सरदार विजय से लेने लगे। अतः विजय सरदार के घर से दूर तो हुआ, पर पूरी तरह नहीं। अब विजय का पूरा दिन तो पहले की तरह ही सरदार के घर पर ही बीतता था। अधिकतर खाना पीना भी वहीं हो जाता था। बस रात बिताने के लिए वह अपनी झोपड़ी में चला जाता था, और वहाँ जाकर कुछ लिखता रहता था। विजय क्या लिखता है और किसी को पता नहीं था। वह अक्सर उस लिखने पढ़ने वाले सामान को सबसे छुपाकर ही रखता था। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो भाग है वो अगले एपिसोड में, मतलब अगले वीडियो में आएगा। ये बहुत बड़ा उपन्यास है, तो इसके पार्ट्स ही आएंगे आपको। यदि इसे पढ़ना है तो आप प्रतिलिपि पर जाकर दीपा सोनी सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको मेरा उपन्यास मिल जाएगा। और यदि आप इसको पॉकेट FM पर पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी आपको ये मिल जाएगा, दीपा सोनी का नोवेल तीसरी शादी। तो अगले पार्ट में आपको पता चलेगा कि उसे वक्त की याददाश्त वापस आई या नहीं आई, और ये उसकी याददाश्त चली गई थी तो फिर वो क्या लिखता रहता था, ये भी आपको अगले ही पार्ट्स में पता चलेगा। तो अगला पार्ट्स भी आप ज़रूर सुनें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें, और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें।